Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture, we are going to discuss the SBI PO preliminary paper that was held in the year 2019. So we are conducting this series where we are discussing all the previous year question paper for the preliminary examination that were held for the banking examination. Now this paper is not as exact as that was asked in SBI PO, but this is a memory based paper. तो इसके अंदर जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन टाइप है, वो आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा. ठीक है. सो SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है जो कि 2019 में कंडक्ट कराया गया था, उसके अंदर जो तीनों सेक्शंस आए थे, दैट इज़ इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स रिस्पेक्टिवली. इन तीनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्या अप्रोच आपकी एग्ज़ाम में रहनी चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देने के लिए, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, वो सभी हम लोग इसके अंदर देखेंगे. ऑलराइट. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. सो वी ऑल नो कि इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स का ये रहता है. एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर सेक्शनल टाइम होता है फॉर 20 मिनट्स. ओके. सो सबसे पहले इसके अंदर है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो लाइक आई ऑलवेज से कि आरसी को सॉल्व करने के लिए आप पहले आरसी के क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से देख लो कि क्या क्वेश्चंस है. ठीक है. सो इसके अंदर क्वेश्चन है आपको फेयर का सिमिलर वर्ड बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर का मीनिंग बताना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पैसेज में एक ब्लैंक दिया जाएगा, उस ब्लैंक के अंदर क्या वर्ड आएगा वो बताना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दैट विल सपोर्ट द ऑथर क्लेम दैट द रेट ऑफ द ग्रोथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. And the next question है which of the following can be inferred? One can argue that the future has arrived, it passed at least. ठीक है. तो ये सारे questions हैं. Now we'll go through the passage directly. तो पैसेज को आपको बहुत ही अच्छे से वन रीड ही देना है, लेकिन वो स्लो एंड उसको समझ के करना है. ओके. 3 से 4 बार किसी भी पैसेज को आपको नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ो. ट्राई करो कि जो भी इंग्लिश में दे रखा है आप अपने माइंड के अंदर उसको हिंदी या जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल है उसके अंदर कन्वर्ट करो एंड देन उसको समझो और फिर आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. ओके. So it's given as renewable energy is the future. With that said, one can argue that the future has arrived. तो ऐसा बोल सकते हैं कि renewable energy future है, पर यही future है, जो अभी चल रहा है वही future है. Okay. So in part at least, अगर पूरा नहीं भी आया है, so it's at started. Okay. So worldwide acceptance toward the green energy is giving the sustainable energy sector more market share every year. The growth is consistent with each year outperforming the previous, leading the renewable energy for account of the 1/3 of the global energy capacity. ठीक है. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो अब आने वाले टाइम में यूज़ होने वाली है एंड जैसे ही ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है तो वो अब हमारे सेक्टर को हर साल एक बेटर इंप्रूवमेंट के साथ काम कर रहा है. उसके अंदर जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है. हर ईयर वो अपने प्रीवियस ईयर से बेटर परफॉर्म करता है. राइट. सो इट्स फेयर टू स्टेट दैट द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है इस तरह से एक इंक्रीजिंग पाथ जो होता है उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं. सो इट्स इनक्रेडिबल. ठीक है. एंड कंसिडरिंग दैट इट टुक ओनली अ लिटिल मोर देन अ डेकेड, यानी कि 10 साल से भी कम टू रीच दिस पोजिशन, वी वुड कॉल इट एज डैश. However, the most important question is this satisfactory? ठीक है. वो एक ट्रैजेक्टरी ग्रोथ दिखा रहा है, वो इनक्रेडिबल है, पर क्या यहाँ तक बहुत है? So the goal of the green energy transition is to solve the growing energy scarcity and to reduce the dependency of the fossil fuel in order to move toward a fully sustainable energy landscape. Therefore, to identify the success, we need to compare the renewable energy growth with the current scenario. So according to the World Health Organization estimates, currently more than 7 million people die every year from the pollution, up to 4.2 million in 2016. Fossil fuel consumption has increased globally from 94,462 terawatt hour in 2000 to 1,33,853 terawatt hour now. So the rise in the population, which is currently 7.7 billion, indicate a steady growth in the energy demand worldwide. In comparison, the fact that the renewable energy took a decade to become 1/3 of the energy capacity is not the ideal pace, considering we might not have 2 more decades to wait for the renewable energy to catch up. तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है. Alright. Now we'll see the questions directly. So which of the following word is most similar to the word fair with reference to the context of the passage? तो fair का मतलब होता है something that has done in accordance with something. ठीक है. तो एक्सेलेंट मतलब होता है कुछ आउटस्टैंडिंग हो जाना. ठीक है. रीजनेबल मतलब कि जो जैसा चल रहा है उस अकॉर्डिंग. तो फेयर का जो एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग है वो रीजनेबल ही होगा. कलर्ड नहीं हो सकता है. डिलिजेंट एंड प्रेजुडिस नहीं हो सकता है. डिलिजेंट का मतलब होता है टू शो केयर. प्रेजुडिस का मतलब होता है काइंड ऑफ टू शेयर डिसलाइक, हम लोग कह सकते हैं. ठीक है. सो ये दोनों नहीं हो सकते हैं. सो द करेक्ट वर्ड वुड बी रीजनेबल.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ अकाउंट फॉर. ठीक है, अकाउंट फॉर के करीब कहाँ आएगा? सी यहाँ पे कहीं पे वर्ड यूज़ किया होगा दैट इट अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, द ग्रोथ एंड इट लीडिंग टू द एनर्जी टू अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी. तो अकाउंट फॉर का क्या मतलब होता है? टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग. दिस इज राइट, बिकॉज जो ग्रीन एनर्जी है वो 1/3 हो चुका है. ठीक है, सो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 1/3 हो चुका है ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी का. सो ये सही है. टू कंसिडर और टू रिगार्ड, टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, डूइंग एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं होंगे. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक किसी बड़े पोर्शन का एक स्मॉल पार्ट ले लेना. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक. It's fair to state that the growth trajectory is incredible, and considering that it took a little more than just a decade to reach the position, we could call it as. तो इतने कम टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रोथ दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है. सो वी कुड कॉल इट एज फिनोमिनल, अफोर्डेबल, इनएडिक्वेट, इफेक्टिव एंड डिसमल. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. सो यहाँ पे सिंस मेंशन कर ही दिया है पहले ही कि वो इनक्रेडिबल है, तो इससे मिलता जुलता वर्ड ही आएगा. सो फिनोमिनल इज द राइट आंसर. ठीक है, जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम टाइम में 1/3 बन चुकी है, तो दिस इज फिनोमिनल. तो द राइट वर्ड दैट वुड कम हेयर वुड बी फिनोमिनल. नेक्स्ट इज which of the following statement is true that support the author's claim? The use of the fossil fuel to satisfy the energy needs continue to be used to be a popular choice. Next is the issue of the energy scarcity is being addressed by the use of renewable energy in a more appropriate manner. वो बताया गया है. The government and the private organizations are working to develop the technology which operates on the renewable energy. So यहाँ पे बोला गया है that the rate of the growth in the renewable energy is not satisfactory. किसके कारण satisfactory नहीं है? So use of fossil fuel जो कि कंटिन्यू किया जाएगा, ये पॉपुलर चॉइस नहीं है, सो इसको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 1. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है? सो डेथ ड्यू टू इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल हैज़ एस्केलेटेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. ये बात सही है कि डेथ रेट पास्ट फ्यू ईयर्स में इंक्रीज हो चुकी है. नेक्स्ट इज दो द रेट of growth in the renewable energy is less than required but it has been consistent. तो अभी तक उसने अच्छा परफॉर्म किया है बट वो स्टिल लेस है, तो ये भी बात सही है. नेक्स्ट इज मोर मार्केट शेयर अलॉटमेंट टू द ग्रीन एनर्जी हैज़ गिवन द रिन्यूएबल एनर्जी अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस. बट अभी तक मार्केट शेयर अलॉटमेंट इतना हुआ नहीं है, दैट इज़ ये ऑपोजिट बात लिखी गई है. सो दिस इज रॉन्ग. सो ओनली 3 इज नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. उसके बाद दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. उसका क्या क्या गोल है? सबसे पहले टू सॉल्व द ग्रोइंग एनर्जी स्कैरसिटी, ऑफकोर्स ये तो है ही. टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल, ये भी है. टू रिड्यूस द डेथ रेट ड्यू टू द इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल, पर वो डेथ रेट कम नहीं कर रहा है. ठीक है, टू स्टडी द ग्रोथ इन द एनर्जी डिमांड, स्टडी नहीं करना है, ग्रो करना है. ठीक है, सो 1 and 2 इज राइट, तो राइट आंसर विल बी ई, बोथ ए एंड बी. इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम स्टेटमेंट में से. स्टेटमेंट क्या है? वन कैन आर्ग्यू दैट द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड इन पार्ट्स एटलीस्ट. तो इसका क्या मतलब होता है? द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इनक्रेडिबल, पर इस लाइन का ये मतलब नहीं होता है. ठीक है, द डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ नहीं है अभी तक. द सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर हैज़ आइडेंटिफाइड द रिन्यूएबल एनर्जी टू बी एन आइडियल कॉम्पोनेंट. ये बात सही है, पर इस लाइन का ये मतलब नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज द पेस एट विच द रिन्यूएबल एनर्जी इज डेवलपिंग इज कंसिस्टेंट बट नॉट आइडल. ये इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या अभी जो चल रहा है वो फ्यूचर नहीं है? वो फ्यूचर ही है एंड वो स्टार्ट हो गया है, पूरा नहीं हुआ है तो भी पार्ट्स में स्टार्ट हो गया है. तो इस लाइन का मतलब होता है कि द पेस मतलब स्पीड. सो द पेस एट विच द रिन्यूएबल एनर्जी इज डेवलपिंग इज कंसिस्टेंट, बट ये आइडियल नहीं है, इसको और बढ़ना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज इन द क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स दिए जाएंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. आपको उन कॉलम्स को मैच करना है एंड बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा. ठीक है, सो कॉलम 1 के अंदर 3 सेंटेंसेज होंगे ABC. सिमिलरली कॉलम D के अंदर भी 3 सेंटेंसेस होंगे DEF. आपको इनको मैच करके ज्वाइन करके देखना है कि कौन सा परफेक्ट सेंटेंस फॉर्म करता है. ऑलराइट, एंड जो भी 2 सेंटेंसेस परफेक्ट सेंटेंस फॉर्म करेंगे वो आपका आंसर होगा. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मार्केट रिसर्च हैज़ शोन अस दैट. नाउ सी, ए के ऑप्शन किस किस के साथ है? ए का ऑप्शन ई के साथ है, तो पहले ए ई को चेक करते हैं. मार्केट रिसर्च हैज़ शोन अस दैट पीपल आर लॉयल टू अ ब्रांड नॉट प्राइजेस. तो मार्केट रिसर्च ने ये बताया कि जो लोग हैं वो ब्रांड से लॉयल हैं, ना कि उनके प्राइजेस से.
अगर कोई पर्सन किसी ब्रांड की चीज़ देता है तो नो मैटर उसकी क्या प्राइस होगी वो हमेशा वही ब्रांड पिकअप करेगा. तो दिस इज़ ट्रू. सो ए वाला सेंटेंस सही है. उसके बाद यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, तो हम दूसरे भी चेक कर लेते हैं. बी डी, द गवर्नमेंट हैज़ सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर. सो गवर्नमेंट हैज़ सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर, ये नहीं होगा. ठीक है. सो ऑब्वियसली बाकी सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस केस में राइट आंसर है ए ई. नेक्स्ट है द रूमर्स ऑफ पेट्रोल. नाउ यहाँ पे सी ए के ऑप्शन किसके साथ है? अगेन ए ई के साथ है. द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्नड आउट टू बी फॉल्स. तो ये बात सही है कि द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्नड आउट टू बी फॉल्स. तो ए ई एक परफेक्ट पेयर बना रहा है. तो या तो सिर्फ ए ई होगा या फिर ए ई एंड बी डी को भी चेक कर लेते हैं. द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक इज़ हाईली रेजिलियंट फॉर द इंडोर यूज़. तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है. सो ओनली ए ई इज़ द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट दिया गया है द कंट्रीज आर विलिंग टू डू. एक ऑप्शन है अगेन ई के साथ. So countries are willing to do anything to avoid the recession. This is true because countries can do anything to avoid the recession. फिर all of the above है तो हम लोग बाकी सारे भी एक बार चेक कर लेते हैं. BD, the effect of the afforestation on ensure a toilet in all household. तो ये नहीं होगा, which means कि कोई भी नहीं होगा. The right answer is C. इसके बाद next है traveling with co-workers is a great chance. अब A का ऑप्शन D के साथ है. So traveling with co-workers is a great chance to get to know them on a deeper level. This is true. अपने co-workers के साथ travel करते हैं तो उनका we get to know them better. Okay. So traveling with the co-worker is a great chance to get to know them on a deeper level. अब या तो सिर्फ AD होगा या फिर AD and BE भी हो सकता है. So we'll check BE once. It is scientifically proven that running is beneficial for health. So this is also true. बिकॉज इसके अंदर कोई भी तरह का मिस्टेक नहीं है, ना ग्रामेटिकल ना कॉन्टेक्चुअल. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. सो ए डी एक पेयर है, बी ई भी एक पेयर है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई. द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ए एंड ई का पेयर बन रहा है. द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेक पीस विथ योर बॉडी, ये नहीं हो सकता है. उसके बाद बी एफ का पेयर बन रहा है. द पॉलिसी एम्फसाइजेज ऑन बी जेंटल टूवर्ड द फेलो सिटीजन्स, ये भी नहीं हो सकता है. Next is CD. We need to teach children to increasing the farmers' income. सारे ही गलत है. So the right answer will be none of the above. Okay. Next है 13th question जहाँ पे दिया गया है the objective of the exercise is to. F के साथ देखते हैं. The objective of the exercise is to nurture the imagination of the children. So AF right है. इसके बाद BD चेक कर लेते हैं. The problems of the poverty, homelessness and the unemployment are all interconnected. So this is also true. उसके बाद C का पेयर बन रहा है E के साथ. The villagers are furious about the E के साथ. Okay, so the villagers are furious about the decision to close the railway station. So this is also true. इसका मतलब all of the above is the right answer. इसके बाद next है 14th question. You have to fill in the blank with the appropriate word given in the options. All right. तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है he looked dash for his calculator but could not find it. So he looked by, he looked around, he looked on, up, out. तो prepositions का यूज़ किया गया है. इसके लिए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए. यहाँ पे आएगा he looked around. उसने सब जगह देखा अपने कैलकुलेटर के लिए बट कहीं पे भी नहीं मिला. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट इज a sentence with one blank is given. The admin has taken the steps to dash the education system of the state. ठीक है. यहाँ पे ऑप्शंस है revamp, improve, increase, rehearse and deteriorate. डिटियोरेट का मतलब तो होता है किसी चीज़ का सड़ जाना या बिगड़ जाना. ठीक है. और वर्स होना. रिहर्स नहीं हो सकता है. द एडमिन हैज़ टेकन द स्टेप टू रिहर्स नहीं होगा. टू इंक्रीज नहीं कर सकते हम एजुकेशन सिस्टम को. इम्प्रूव या रिवैम्प दोनों बेटर ऑप्शंस है बट इन दोनों के अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिट होता है वो होगा रिवैम्प. ठीक है. रिवैम्प का मतलब होता है हम लोग कह सकते हैं गिविंग अ न्यू फॉर्म टू समथिंग. ठीक है. या न्यू डायमेंशन टू समथिंग. So the right answer will be the admin has taken the steps to revamp the education system of the state. इसके बाद 16th है the country remains poor despite dash rich in natural resources. So the country remains poor despite के साथ हमेशा एक word use होता है अगर आपको पता हो तो that is being. Despite being जैसे despite being the richest man he faces a lot of problem. Despite being one of the top most country in the world they face natural calamity. कुछ भी तो despite being जो है वो generally साथ में हम लोग use करते हैं. So the country remains poor
तो कंट्री पुअर रही डिस्पाइट बीइंग रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज, दो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे फिर भी जो कंट्री की हालत है वो पुअर ही थी. सो डिस्पाइट बीइंग जो है वो राइट आंसर होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन आर वन ऑफ द मोस्ट डैश सेक्टर्स इन द कंट्री. सो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर द मोस्ट आइटरेटिव. आइटरेटिव का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसको अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है, जैसे केमिस्ट्री में आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अ प्रोसेस दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो आइट्रेशन नहीं हो सकता है. प्रॉफिटियर वो होता है जो प्रॉफिट अर्न करता है बाय अनफेयर मीन्स, तो ये भी नहीं हो सकता है. हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन सिस्टम आर वन ऑफ द मोस्ट लॉस सेक्टर्स नहीं बोल सकते, आर द मोस्ट ओवरचार्ज हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, सो हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन सिस्टम आर वन ऑफ द मोस्ट ओवरचार्ज इज द राइट आंसर. Overcharged sectors in the country. Next blank is the Navy officer was fascinated with the ships since childhood and dashed to be a seafarer. ठीक है, तो the Navy officer was fascinated, ships को देख के childhood से ही वो बहुत ज़्यादा fascinated था, and dashed to be a seafarer and wish to be. ठीक है, यहाँ पे to be जो है verb का form भी use हो रहा है, and since imagination की बात हो रही है that's why यहाँ पे आएगा wished to be a seafarer. Okay. Next is if the proposal directly dash person without their free and informed consent then it should be rejected. If the proposal directly liberate the person मतलब release करना, ये तो नहीं होगा. harms ये हो सकता है. if the proposal directly harm the person, अगर वो proposal किसी person को directly harm करता है without their free and informed consent, उनके wish के बिना, then it should be rejected. inform नहीं होगा, raises नहीं होगा, agrees नहीं होगा. harm is the right answer. Okay. इसके बाद दिया गया है आपको एक सेंटेंस है एंड उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड किया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन गिवन सेंटेंस में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर एरर है. ऑलराइट, सो जो एरर है वो ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, वो वोकैब का एरर हो सकता है, वो कॉन्टेक्चुअल एरर हो सकता है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो उस केस के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो एरर. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट. Leaders do value the inquisitive minds, but he often stifle. Remember leaders की बात हो रही है, plural form. ठीक है, एंड यहाँ पे he, तो यहाँ पे कोई मेल पर्सन तो डिफाइन नहीं किया कि हम लोग he लेंगे, लीडर्स की बात हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा but they often stifle, इसलिए जो सेकंड है वो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है although the butter contains high levels of the calories and fat, yet it may not encourage the long term weight gain. Remember कि जो words होते हैं जैसे although, ठीक है, despite, then but है, yet है, इन सब का एक ही मतलब होता है कि ऐसा हुआ स्टिल ये हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर पहले ही यूज़ कर लिया गया है कि हमको पता है कि भाई बटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज एंड फैट होती है, फिर भी इट मे नॉट एनकरेज द लॉन्ग टर्म वेट गेन, तो ऑल्दो पहले लिख दिया है, उसके बाद फिर से इस यहाँ पे येट लिखा गया है, दोनों का सेम मतलब है, तो ये दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये जो यूज़ ऑफ येट है ये एक्स्ट्रा है. कोई भी वर्ड अगर दो बार या एक्स्ट्रा यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे येट का यूज़ जो है वो रिडंडेंट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पाथ टू सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी बट ऑल्सो डिमांड विजन, फ्लेक्सिबल एंड इंटेग्रिटी. फ्लेक्सिबल नहीं आएगा बट ऑल्सो डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी आएगा. इट डिमांड्स द विजन एंड इट डिमांड द फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, नाउन का यूज़ होगा, एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होगा. ठीक है, सो इस केस के अंदर जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है. उसके बाद ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स द कंट्री हैव एमर्ज्ड. ओवर द पास्ट 2 डेकेड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा. सो सेकंड के अंदर एरर है. तो अगर आपका ग्रामर पे कमांड स्ट्रांग है सो सी दिस, आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हाफ पार्ट में ही बता देंगे कहाँ पे एरर है. मैंने इस सेंटेंस को पूरा भी नहीं पढ़ा है बिकॉज एरर यही डिटेक्ट हो गया. ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स द कंट्री हैज़ आएगा. सिमिलरली जो ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला जहाँ पे ही यूज़ किया गया था, ठीक है, ये वाला, द लीडर्स डू वैल्यू द इनक्विजिटिव माइंड, बट ही नहीं होगा, लीडर्स की बात हो रही है तो दे आ रहा है, तो आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव नॉलेज इज़ वन थिंग बट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर इज़ अनदर कैटल ऑफ फिश.
तो हैविंग नॉलेज होगा। ज्ञान होना एक अलग बात है और ज्ञान का प्रचार करना एक अलग बात है, ठीक है। सो हैविंग नॉलेज इज़ वन थिंग, बट किस तरह से आप उससे कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ इज़ अनदर केटल ऑफ फिश, वो एक अलग ही स्टोरी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे एजुकेटेड होते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। सो यहाँ पे एरर आएगी फर्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज home to some of the finest museum and the art galleries in UAE, Sharjah is a cultural oasis. So home to some of the finest museum and the art galleries in UAE, Sharjah is a cultural oasis. तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो इस केस के अंदर आंसर होगा नो एरर। दैट इज जो फिफ्थ पार्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, एंड मेक दिस थिंग इन योर हैबिट कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी तरह का एरर नहीं है तो डोंट ट्राई एंड फाइंड समथिंग। अब ऐसे नहीं कि आप इसमें ढूंढोगे कि भाई कैसे एरर नहीं है, बिकॉज आपके पास एक ऑप्शन नो एरर भी होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर बार आपको एक ऑप्शन ही मिलेगा। हो सकता है सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो उस केस के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ अ क्लोज टेस्ट, जहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, सो आपको इसको कंप्लीट पढ़ना है एंड इन ब्लैंक्स में क्या राइट आंसर आएगा वो आपको बताना है। सो 5 ब्लैंक्स है इसके अंदर, ठीक है। सो डिस्पाइट इट्स डैश एंड इनएक्यूरेसी, रिमेंबर एंड है, उसके बाद इनएक्यूरेसीज है, तो एक कुछ चीज़ होती है डैश एंड डैश, तो एंड जब भी यूज़ होता है तो उसके पहले वाले डैश एंड उसके बाद वाले डैश में सिनोनिम्स यूज़ होंगे, लेकिन यही मैं डैश बट डैश येट डैश लगा दूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। सो आई होप आपको पता है, अदरवाइज आप अगर क्लोज टेस्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया आएगा, ठीक है। सो डिस्पाइट इट्स डैश एंड इनएक्यूरेसी, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अब वर्ड यूज़ होगा वो इससे सिमिलर ही होगा। सो क्रेडिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट नहीं हो सकता है, फीबल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। डिस्पाइट इट्स फॉल्ट, बिकॉज फॉल्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है एंड इनएक्यूरेसी भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इस केस में राइट आंसर होगा फॉल्ट। अभी तक तो क्लोज टेस्ट को पढ़ा भी नहीं है, उसका टोन भी नहीं समझा है कि किस बारे में बात हो रही है, स्टिल हम लोग आंसर कर पा रहे हैं अगर आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट। ऑलराइट, so despite its fault and inaccuracy in the early iterations, there is no denying that the artificial intelligence is transforming our daily lives at an incredible pace, and most of the time the features and the broadly speaking dash it offers an extremely useful, so यहाँ पे क्या आएगा, it offers an extremely useful, तो ऑप्शंस है, सी ऑप्शंस है फ्रीडम, लाइव्स, चेंज, नॉलेज एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड ब्रॉडली स्पीकिंग द डैश द नॉलेज इट ऑफर्स, ठीक है। फिर आपको ऑप्शंस दिए गए द लाइव, द चेंज इट ऑफर्स एंड द बेनिफिट, तो द नॉलेज हो सकता है या द बेनिफिट इट ऑफर्स। यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया गया है इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल, तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो इन सब में से आएगा द बेनिफिट इट ऑफर इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट ऑफर करता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट है इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल बट इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली द ऑयल फील्ड इकोनॉमिक्स, इट्स important to consider why much of the early AI conversation needs to be tempered with a degree of objectivity. The reality is one of the marginal gains in many areas, much like creating a good sports team. Over the time, these gains add up rather than causing dash result everywhere. Now see, यहाँ पे क्या दिया गया है, much like creating a good sports team. चाहे तो एक गुड स्पोर्ट्स टीम बन सकती थी, ओवर टाइम दीज गेन्स दे एड अप, ये सब ऐड हुआ है, रादर देन कॉजिंग डैश रिजल्ट एवरीवेयर, ठीक है। सो अब इससे पहले एंड बाद वाले वर्ड ऑपोजिट आएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, बीच में जो कंजक्शन हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो कैसा है, रादर देन, सो इट गेन्स एड अप रादर देन कॉजिंग द डैश रिजल्ट एवरीवेयर। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है इंस्टेंटेनियस, डिलेड, व्रैकिंग, एक्यूमुलेशन एंड इनडिफरेंस। रादर देन क्रिएटिंग इनडिफरेंस रिजल्ट एवरीवेयर नहीं होगा, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। फिर वर्ड दिया गया है रैकिंग, रैकिंग का तो मतलब होता है एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन, सो रादर देन कॉजिंग द रैकिंग रिजल्ट एवरीवेयर, ये भी नहीं होगा, डिलेड भी नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस इज द राइट आंसर, बिकॉज आप वापस पढ़ो इसको, द रियलिटी इज वन ऑफ द मार्जिनल गेन इन मैनी एरिया, मच लाइक क्रिएटिंग द गुड स्पोर्ट टीम, ओवर द टाइम this gains add up rather than causing the instantaneous result everywhere. वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है rather than causing the instantaneous result everywhere. वो थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है, एकदम से नहीं ऐड हो रहा है, तो instantaneous ऐड नहीं हो रहा है, ओके।
And this is especially the case with the energy industry. Some conversations in the energy industry suggest that AI can now dash everything in one giant leap. AI can now dash, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अब सब कुछ कर सकता है एक लीप में, एक जंप में, ठीक है. सो AI कैन नाउ सस्टेन, परवेसिव, ट्रांसफॉर्म, इंक्लूजन, कैरी. AI कैन नाउ कैरी तो कुछ नहीं कर सकता है, सस्टेन मतलब रहना, तो वो सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है. उसके बाद वर्ड्स दिए हैं परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है टू स्प्रेड ऑल अराउंड, तो वो भी नहीं हो रहा है. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसफॉर्म जो है वो इसके अंदर राइट आंसर है, ठीक है. इट कैन ट्रांसफॉर्म रादर देन सी, यहाँ पे आएगा AI कैन नाउ ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग इन वन जायंट लीप. एंड उसके बाद लास्ट है द फैक्ट इज एज अ हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर इट कैन एंड इट विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डैश इम्प्रूवमेंट. सो क्योंकि ये अभी सबसे बड़ा एडिशनल फैक्टर है, सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो सिग्निफिकेंट डैश इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे कैसे कैसे आ सकते हैं ऑप्शंस. सिग्निफिकेंट कैसे इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा, तो ऑप्शंस देखते हैं. ओवरड्यू नहीं होगा, रेडिकल भी नहीं होगा. रेडिकल का मतलब होता है टोटल जो होता है, मतलब जो सम होता है, ओवरऑल जो होता है कंप्लीट, वो भी नहीं आएगा. स्टैटिक का मतलब समथिंग दैट इज फिक्स्ड, तो वो फिक्स रिजल्ट नहीं देगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गिव द इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स. तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो होगा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, बट इट अनलाइकली टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग ओवरनाइट, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा D, that is incremental. So these were the 30 questions that were being asked in the SBI PO in the year 2019. ये इसका पैटर्न था, ठीक है. Now we'll move on to the next section, that is quants. So ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश के बाद हमेशा क्वांट मिलेगा, कभी आपको रीजनिंग भी मिल सकता है, ठीक है. एंड अब अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, सो इसके अंदर 35 क्वेश्चंस है फॉर द 35 मार्क्स. एंड जो टाइम ड्यूरेशन है, अगेन इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग रहता है 20 मिनट्स का. सो विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन. सबसे पहले इसके अंदर सीरीज़ के क्वेश्चंस है. लाइक आई एम सेइंग कि आपको जो भी स्पीड मैथ्स या क्विकर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर सीरीज़ है या मिसिंग या रॉन्ग वाली कोई भी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है, उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं या फिर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2 ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 and 2 वाले, एंड जो एक सिंपल वाली DI आती है, इन सब को पहले अटेम्प्ट करो बिकॉज आपके पास एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रहेगा. ट्राई कि आउट ऑफ दीज 4 चैप्टर्स एटलीस्ट यू सिक्योर योर 15 मार्क्स एंड फिर आप एरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. ओके, सो दिस इज अ मिसिंग नंबर टर्म एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन. यहाँ पे दिया गया है 15, 8, 9. Numbers are 15, 8, 9, 15, 32. You have to find the next one. So any guesses कि यहाँ पे क्या हो रहा है? So you just have to observe the number very carefully. Hint यहीं पे मिल जाएगा. हाफ से डिवाइड होके हाफ ऐड हो रहा है, ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 से डिवाइड होके 0.5 ऐड हो रहा है. ये इंटू 1 + 1 हो रहा है. यहाँ पे इंटू 1.5 + 1.5 हो रहा है, ठीक है. 9 × 1.5 + 1.5 करेंगे तो 15 आएगा. देन इंटू 2 + 2 कर रहा है तो 32 आ रहा है. सो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, इंटू 2.5 + 2.5, यानी कि 32 × 2.5 क्या होगा 64, एंड 32 का हाफ दैट इज 16. यहाँ पे कर देंगे 10, 80, एंड उसमें 2.5 ऐड होगा तो राइट आंसर विल बी 82.5. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 18, 24, 36, 56 एंड 86. 18, 24, 36, 56, 86 दिख रहा है. क्लोज नंबर्स है तो इजीली हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं. यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ 30 का है. फर्स्ट डिफरेंस से नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो सेकंड डिफरेंस ले लो. यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 10 का. सो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट डिफरेंस ये आना चाहिए था वो 12 का होगा, दैट इज़ यहाँ पे 42 आएगा. 86 के अंदर 42 ऐड करेंगे सो दैट विल बी 128. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 222, 110, 54, 26 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म. देख के पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाफ हुआ, ठीक है. 54 का हाफ लाइक 27 होता है, ठीक है, और उसमें से 1 माइनस किया. सेम लॉजिक यहाँ पे लगा के देखो, 110 का हाफ 55 होता है, उसमें से 1 माइनस किया. सो हमें लॉजिक पता चल गया है. मल्टीप्लाई बाय हाफ और वी कैन से दैट डिवाइड बाय 2 एंड उसमें से -1 कर दो. तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे तो ये क्या होगा 111, -1 करेंगे तो 110 आएगा. सिमिलरली डिवाइड बाई 2 -1, डिवाइड बाई 2 -1, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 26 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13, एंड 13 -1 करेंगे तो 12 विल बी दी राइट आंसर.
फिर क्या दिया गया है 2 1 1 1.5 3, बहुत ही ईजी था, ठीक है, 1.5 एंड 3 एकदम सीरीज़ का स्टार्टिंग वाला पार्ट ही मतलब आपको दे दिया, सारी सीरीज़ डूएबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से हुआ, सो ये क्या होगा 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 2 टाइम्स हो जाएगा 6 एंड फिर 1.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 26 है, फिर 63, 124, 215 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व द नंबर्स केयरफुली, ठीक है, एंड अगर आपके मैथमेटिक्स की बेस क्लियर है, नंबर सीरीज वाला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये देखते ही हिट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट 3 क्यूब माइनस 1, दिस इज नथिंग बट 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1, तो ये जो नंबर होगा वो 7 क्यूब माइनस 1 होगा, सो दिस विल बी 343 माइनस 1, दैट इज 342, सो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि क्यूब्स याद नहीं है, स्क्वायर्स याद नहीं है, बेस आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशन दी गई है एंड आपको बताना है कौन सा रिलेशन इसके अंदर ट्रू है। सो पहली इक्वेशन है 5x + 2y, पहली इक्वेशन x एंड y में है, दूसरी इक्वेशन x एंड y में है, दैट इज इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, सो 15x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 93 एंड इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15x, 7 5 35y एंड 36 इंटू 5 कैसे करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई 0 लगा के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 360/2 दैट इज 180। नाउ ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 35 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 29 ऑफ y एंड दिस इज 180 माइनस 93 दैट इज 7 एंड 17 माइनस 9 इज 97, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 29 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 97, या फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 97/29, तो ये 3 जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, मान लो ये y की वैल्यू 3 में यहाँ पुट करती हूँ तो ये 18 होगा, तो 15x इज इक्वल्स टू 93 माइनस 18 और x इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में x एंड y के बीच में रिलेशन पूछा था, सो ऑब्वियसली जो x है वो y से बड़ा है बिकॉज ये 5 है, y 3 है, सो ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये वाई स्क्वायर है। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एंड वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस है यानी कि रूट्स कैसे आएंगे, प्लस प्लस। सिमिलरली माइनस प्लस है, क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आएंगे, प्लस प्लस। यहाँ पे 12 दिया गया है, दैट इज क्या रूट्स बनेंगे 3 एंड 4, बड़ा वैल्यू आगे आती है। सिमिलरली यहाँ पे 20 है तो रूट्स क्या बनेंगे 5 एंड 4, बिगर वैल्यू पहले आती है। नाउ 5 को कंपेयर करो दोनों के साथ तो y बड़ा है, 4 को कंपेयर करो दोनों के साथ तो y इक्वल एंड ग्रेटर है। सो इन शॉर्ट ये हो जाएगा y इज ग्रेटर इक्वल टू x, दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद सी, ये भी स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये कैसा दे रखा है आपको, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो दोनों साइड से, x इज इक्वल्स टू 11 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस ऑफ 143 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, 143 के क्या रूट्स होते हैं, 3 से नहीं होगा, ये 8 हो रहा है, ऑल्सो 7 से नहीं होगा, 11, हाँ 11 1 ज़ा 11 एंड देन 33, सो 11 3 ज़ा 33, तो 11 एंड 13 दो रूट्स आ रहे हैं। प्लस माइनस है यहाँ पे तो रूट्स आएंगे माइनस एंड प्लस, एंड 13 जो है वो पहले वैल्यू आएगी, 11 बाद में आएगी। तो जो x की वैल्यू है वो इससे भी बड़ी है एंड इसके इक्वल है, दैट इज इस केस में राइट आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अगेन ये स्क्वायर दे रखा है आपको, इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5y, 6x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6 है तो रूट्स क्या बनेंगे 2 एंड 3, तो और प्लस प्लस है तो रूट्स आएंगे माइनस माइनस, तो 3 एंड 2 रिमेंबर, बट इसके आगे कांस्टेंट भी है तो हम लोग उससे भी डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी -1/2, ये वैल्यू आएगी -1/3। नेक्स्ट इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस प्लस है तो जो रूट्स है वो माइनस माइनस आएंगे, ऑलराइट, एंड 4 है तो जो रूट्स है वो 2 एंड 2 आएंगे, आगे कांस्टेंट है तो ये से डिवाइड होगा, दैट इज हमको दो रूट मिले -1/2 एंड -1/2। इसको अगर दोनों के साथ कंपेयर करते हैं तो x इक्वल है, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो x ग्रेटर है, बिकॉज नेगेटिव में स्मॉलर वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। सो इस केस में राइट आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू y, सो द राइट आंसर विल बी option number x is greater than equal to y, that is option number C. And the next question is x square minus 16x
प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस यहाँ पे आपको 64 दे रखा है एंड यहाँ पे 16 है, सो हम लोग इसको 64 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 8 8 जा 64 होते हैं एंड माइनस प्लस है, सो रूट्स जो है वो प्लस प्लस आएंगे, तो 8 एंड 8 के 2 रूट आ जाएंगे। एंड दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। रिमेंबर जब इवन पावर होती है तब आपके पास दोनों साइन आते हैं, दैट इज ये हो जाएगा प्लस माइनस 8, तो एक रूट आएगा +8, दूसरा आएगा -8। अगर इसको कंपेयर करोगे तो इस केस में ऑलवेज x जो है वो ग्रेटर देन y ही रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि DI में से पूछा गया था। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ विजिटर जो मेल एंड फीमेल है इन 3 म्यूजियम के अंदर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को वो दिए गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ विजिटर है 400। रिमेंबर देखो आपको 3 चीज़ें दे रखी है, एक है फ्राइडे, एक है सैटरडे एंड थर्ड है संडे। फ्राइडे को जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स थे वो 25% है, सैटरडे को जो टोटल विजिटर्स है वो 30% दे रखे हैं एंड संडे को दे रखे हैं 45%। नाउ टोटल विजिटर हमको पता है 400 है, तो फ्राइडे को क्या होगा 400 का 25%, कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 4, तो 25% आ जाएगा 100। फिर सैटरडे को आएंगे 30%, 30% कैसे निकालते हैं, 400 का 10% हुआ 40 इंटू 3 कर देंगे 120। फिर निकालना है 45%, 45% कैसे निकालेंगे, 50% हुआ 200 एंड 10% की वैल्यू है 40। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 200 प्लस 20 दैट इज 200 माइनस 20, बिकॉज ये 50% की वैल्यू है, ये 5% की वैल्यू है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 45% की वैल्यू मिलेगी, सो 180। तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर संडे को कितने हो गए 180। अब उसके बाद क्या है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटर दे रखे हैं इन सारे दिन के। ठीक है, तो अब फ्राइडे को मेल इज टू फीमेल दे रखे 2:3, सो टोटल 100 है। 5 की वैल्यू अगर 100 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 2:3 में अगर मेल एंड फीमेल लिखें, यहाँ पे भी ये मेल एंड फीमेल का रेशियो है, तो 1 की वैल्यू है 20, 2 की वैल्यू होगी 40, 3 की वैल्यू हो जाएगी 60। सिमिलरली सैटरडे को मेल एंड फीमेल का रेशियो 7:5, तो 12 की वैल्यू है 120, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, दैट इज मेल हो जाएंगे 70, फीमेल हो जाएगी 50। एंड लास्टली 5 एंड 4 यानी कि 9 की वैल्यू है 180, तो 1 की वैल्यू है 20, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 20 दैट्स 100 एंड 4 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 80। ऑलराइट, तो ये जो पूरी टेबल है इससे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे पूछा गया है ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर वाज 1/5 मोर देन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे। तो विजिटर्स सैटरडे को कितने थे, द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स वाज 1/5 मोर देन दैट ऑफ द सैटरडे, तो फीमेल विजिटर सैटरडे को कितनी थी 50, तो 50 का 1/5 ज़्यादा करें, 50 का 1/5 मतलब 10, तो ट्यूसडे के अंदर जो नंबर ऑफ फीमेल विजिटर थी वो 1/5 ज़्यादा थी। फिर आगे दे रखा है द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल विजिटर एंड दैट ऑफ द फीमेल विजिटर। ठीक है, ट्यूसडे के अंदर अगर मेल इज टू फीमेल का रेशियो है 11:6, 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 110 एंड 6 की वैल्यू हो जाएगी 60। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं ट्यूसडे के अंदर टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने थे, तो 110 प्लस 60 दैट इज 170 जो है ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स थे। ओके, इसके बाद पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स इन ऑल द 3 days टुगेदर। ये देखो ये रहे मेल विजिटर 40 प्लस 70 प्लस 100, सो दिस इज 170 प्लस 40 दैट इज 210 जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर थे। उसके बाद है आउट ऑफ द टोटल नंबर विजिटर्स ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितने विजिटर्स थे 120। ठीक है, सो 120 टोटल विजिटर्स थे सैटरडे को, 35% वर अडल्ट। इसके जो 35% है वो अडल्ट थे, कैसे कैलकुलेट करेंगे 5 7 यहाँ आ जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 6 7 6 is 42। ठीक है, तो 42 जो थे वो अडल्ट थे, तो 42 अडल्ट थे, तो 120 माइनस अगर हम 42 करें सो दिस इज 8 11 78 जो थे वो इसके अंदर चाइल्ड थे। अब यहाँ पे दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 1 अडल्ट टिकट इज डबल फॉर दैट ऑफ द 1 चाइल्ड टिकट। मान लो एक चाइल्ड टिकट के लिए x लगता है तो अडल्ट टिकट के लिए 2x लगेंगे। एंड जो टोटल अमाउंट कलेक्ट किया गया था सैटरडे को वॉज ऑफ ₹8100, दैट इज़ मान लो कि जितने भी अडल्ट थे वो 2x थे, एक अडल्ट के 42 लगते हैं तो ये हुए 2x। सिमिलरली एक चाइल्ड 78 इंटू एक्स, एंड ये जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ था ये 8100 का था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू देखें सो दिस विल बी 8100 बाय 162, इसको अगर हम लोग 3 से कैंसिल करें सो
अगर हम लोग सी यहाँ पे 9 से कर देते हैं, ठीक है, सो 9 9 इज 81, 9 1 इज 9 एंड 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। देन अगर इसको 3 से कैंसिल कर ले, देन अगेन 9 से कैंसिल करें, सो दिस विल बिकम 100 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। सो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन अडल्ट टिकट। अडल्ट टिकट की कॉस्ट कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ गिवन है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 50, तो वो हो जाएगा ₹100, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ विजिटर्स मेल एंड फीमेल ऑन संडे। टोटल जो मेल एंड फीमेल संडे को आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, मेल प्लस फीमेल, ये 100 है, ये 80 है, दैट इज 180 जो है वो टोटल मेल एंड फीमेल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को निकालना है। तो 180 टोटल मेल एंड फीमेल है, लेकिन हमें परसेंटेज को निकालना है जितने संडे को आ रहे हैं। तो संडे को है 45% लोग, तो आई होप आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज में अगर आपको दे रखा है एंड अगर आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री में दे रखा है उससे आपको परसेंटेज में करना है, तो कैसे करते हैं। सी जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 45% जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स है मेल एंड फीमेल वो संडे को आए थे। अब ये आपके पास परसेंटेज में, इसको आपका सेंट्रल एंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, गिवन परसेंट डिवाइडेड बाय द टोटल परसेंट, तो 45% डिवाइड बाय 100 इंटू अगर आप 360 करोगे तो यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 9 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 18 हो जाएगा, 89 इज 162 डिग्री, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ डिग्री में दी जाती है, मान लो कि अगर आपको बोल दिया गया है से आपको 60 डिग्री दे दिया, तो आप क्या करोगे, गिवन डिग्री डिवाइडेड बाय द टोटल डिग्री, वो कितनी होती है 360 इंटू 100, तो ये क्या होगा, डिग्री से परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द फीमेल विजिटर्स ऑन द फ्राइडे वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल विजिटर ऑन संडे। तो फीमेल विजिटर फ्राइडे को थी 60 एंड संडे को थी 80, तो 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, सो दिस इज 75%, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। सो जितने भी क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर डीआई के अंदर वो सारे के सारे डूएबल थे एंड आपको सारे करने। सो नंबर सीरीज अब तक ईजी था, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी था एंड डीआई भी इजी था। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर दे दिया गया है अप्रॉक्सीमेशन। सो सी ये 20 मार्क्स इसके अंदर आपको इतने इजीली मिल रहा है बिकॉज अभी तक इसके अंदर एरिथमेटिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन सीरीज के देखे, 5 क्वांटिटी वाले देखे, ठीक है, x1 x2 वाले, एंड उसके बाद 5 एक सिंपल डीआई को सॉल्व किया है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये अप्रॉक्सीमेशन के है, सो बहुत ही ईजी है यहाँ तक आपको स्कोर करना। तो आपका यही अप्रोच रहना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। So the first question is 8 minus x minus 9 plus 10.9 है, इसको हम लोग 11 ले सकते हैं, ये स्क्वायर है। So 11 का स्क्वायर 121 ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 120। ऑन सॉल्विंग दिस इट विल बिकम 8 माइनस x प्लस 9, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 120 माइनस 121 इज -1, यहाँ आ जाएगा 17 माइनस x इज इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी 18। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हम लोग 14 मान लेते हैं, 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 9.09, इसको सिर्फ 9 कंसिडर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस 200, ठीक है। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। 14 इंटू 3 इज 42 एंड प्लस 200 यानी कि 242 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6% ऑफ, अब यहाँ पे ये वैल्यू है 198.9, इसको 199 ले सकते हैं, प्लस 15 का स्क्वायर, 15.99 का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर ले सकते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256। सो यहाँ पे 256 ले लेंगे, ये हो जाएगा 15, 10 एंड 15 यहाँ आ जाएगा 455। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर 2 से सॉल्व करेंगे तो ये 3 होगा, ये 10 होगा। मान लो कि अगर यहाँ 90 होता, ठीक है, 91 है, 90 ले लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल होगा, 9 3 27, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करना है, ओके। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको 1/15 मान लेते हैं, माइनस इसको 1/4 मान लेते हैं, प्लस 1/x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 1/15 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 1/x होगा, ये एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 1/x, या फिर इसको सॉल्व करें तो माइनस 11/60 इज इक्वल्स टू माइनस 1/x। यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको अगर 10 मान लो तो ये कितना है, या तो 6 हो जाएगी या फिर x की वैल्यू यहाँ पे बन सकती है 60/11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रफली 5 पॉइंट कुछ आएगी, तो 5 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर, जिसको हम लोग 36 ले सकते हैं, माइनस अंडर रूट ऑफ 121 को अगर बाहर निकाल दे तो ये 11 हो जाएगा, प्लस इसको निकाल दे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 11, दैट इज जो 37 है वो इसके अंदर राइट आंसर है। क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है पार्टनरशिप का, दैट ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ सम ऑफ ₹600 एंड बी विथ अ ₹900 आफ्टर 5 मंथ, मतलब 5 महीने तक तो दोनों ने काम किया ही था. नाउ आफ्टर 5 मंथ बी लेफ्ट एंड सी जॉइंड विद अ कैपिटल ऑफ ₹600 लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी की अगर 900 थी तो इसकी 600 कम होगी, मतलब 300. एंड इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट जो सी ने कमाया वो 3500 था, तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो. नाउ सी, बी ने 5 महीने बाद लेफ्ट किया, पर ए ने तो पूरा 12 महीने तक काम करा, बी ने सिर्फ 5 महीने तक काम किया. एंड सी ने तब स्टार्ट किया जब बी ने लेफ्ट किया, दैट इज सी ने जो टोटल वर्क किया वो कितने टाइम के लिए किया होगा, 12 - 5, दैट इज 7 मंथ्स के लिए किया होगा. सो दिस इज वॉट, ये हो जाएगा 7200, ये हो जाएगा 4500 एंड ये हो जाएगा 73, दैट इज 2100. ठीक है, नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 12, 3 4 12, 24 आएगा, यहाँ पे 3 1 15 आएगा एंड यहाँ पे 7 आएगा. सो 24:15:7 का रेशियो आया है. अब हमको वैल्यू दे रखी है सी के प्रॉफिट की, दैट इज अगर 7 की वैल्यू 3500 रुपये है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 5 35, 500 रुपीज़. एंड हमें टोटल वैल्यू निकालनी है. टोटल वैल्यू मतलब 24 + 15 + 7, सो दिस इज 9 + 7 16, 46. सो 1 की वैल्यू अगर 500 है तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 × 5, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 2300. ठीक है, सो द राइट आंसर 23000. सो द राइट आंसर विल बी डी, 23,000. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. मान लो कि ये कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. मान लो कि अगर बी की कॉस्ट प्राइस 1 रही होगी तो ए की 2 होगी. ठीक है, ये 2:1 रेशियो में होंगे. फिर दिया गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 3600 एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. जो सेलिंग प्राइस है बी की वो 20% प्रॉफिट में बेचा गया. 20% का क्या मतलब होता है, 1/5. ठीक है, तो अगर मान लो कि कॉस्ट प्राइस जो है किसी आर्टिकल की वो 5 रही होगी तो सेलिंग प्राइस तो उससे ज़्यादा होगी, तभी प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या बन जाएगी, 6. ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू 3600 रुपये है, तो अगर 6 की वैल्यू 3600 है तो 1 की वैल्यू 600 हो जाएगी. तो 5 × 600 कॉस्ट प्राइस बी की निकल जाएगी 3000. बी की अगर कॉस्ट प्राइस 3000 है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या होगा, इसका डबल, दैट इज 6000 ओवर. सो द राइट आंसर विल बी 6000. तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे परसेंटेज दे दिया गया है वहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से ही करना है. जैसे यहाँ पे दिया गया था 20%, तो 20% का मतलब ही होता है 1/5. ठीक है, एंड सिंस उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कम होती है एंड सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है. सो इसलिए 6 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस 6 होगी, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस 5 होगी. 6 की वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको बाकी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था. ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ए क्रॉसेस अ वर्चुअल पोल एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर/सेकेंड इन 20 सेकेंड. दैट इज डिस्टेंस निकल सकता है, स्पीड इंटू टाइम दोनों दे रखी है. सो द डिस्टेंस ऑफ ए या फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन ए हम लोग बोल सकते हैं वो निकलेगा 15 × 20 विच इज इक्वल्स टू 300 मीटर. उसके बाद दे रखा है स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज 3 मीटर लेस देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ए है 15, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बी क्या होगी, इससे 3 ज़्यादा. तो स्पीड ऑफ द बी क्या निकल जाएगी, 15 से 3 ज़्यादा, यानी कि 18 मीटर/सेकेंड. और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज 30 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए. लेंथ ऑफ द ट्रेन ए आ रही है 300, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी कितनी आ जाएगी, 300 में से 30 कम, दैट इज 270 मीटर. एंड यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी टू क्रॉस द 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म. तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होता है. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी है 270 मीटर प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी है 270 मीटर. सो टाइम इज टोटल डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, एंड स्पीड क्या है बी की, तो वो है 18. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3 टाइम्स, दैट इज 30 सेकेंड्स जो है वो यहाँ पे टोटल स्पीड आ जाएगी. सो द राइट आंसर विल बी सी, 30 सेकेंड्स. Next question is, the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the current is 10:1. Speed of the boat is to speed of the current यहाँ पे दे रखा है 10:1. तो यहाँ से अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, दैट इज़ 10 + 1 11 आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम अप स्ट्रीम का रेशियो कैलकुलेट करें सो दैट विल बी बोट माइनस द करंट, दैट इज़ 10 - 1, तो वो 9 आ जाएगा. फर्दर इट इज़ गिवन दैट इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट to travel d kilometer downstream
to the time taken to travel d minus 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम. ठीक है, सो d किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है बोट, एंड डाउन स्ट्रीम का रेशियो कितना है 11. ठीक है, इस टू क्या दे रखा है कि अपस्ट्रीम ट्रैवल करिए कितना d माइनस 45 किलोमीटर, अपस्ट्रीम का रेशियो कितना है 9, एंड डाउन स्ट्रीम इज टू अपस्ट्रीम यहाँ पे टोटल कितना गिवन है 3:2. ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो ये क्या बन जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो दिस विल बिकम 2d विच विल बी इक्वल टू 3d माइनस 45, एंड यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू 9. ओके, सो दिस विल बी 11. सो 2d बाई 11 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 3d माइनस 45/9. या सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो इक्वेशन बन जाएगी 6d इज इक्वल्स टू 11d माइनस 45. तो ये बन जाएगा 6d इज इक्वल्स टू 11d माइनस यहाँ पे आ जाएगा 495. सो दिस विल बिकम 5d इज इक्वल्स टू 495, और यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी 99. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी, हमें वैल्यू ऑफ d कैलकुलेट करनी थी, सो दैट विल बी 99. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस में से दिया गया है 4 ईयर हेंस द सम ऑफ द एजेस ऑफ a एंड b विल बी 16 ईयर मोर देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ b एंड c. ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ b एंड c को कंसिडर कर लेते हैं, मान लो x. ठीक है, b एंड c की प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 4 ईयर हेंस द सम ऑफ द a एंड b विल बी 16 ईयर मोर देन द. ठीक है, 16 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एजेस ऑफ b एंड c. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एज लिखें ऑफ a एंड b की प्रेजेंट एज लिखें तो वो कितनी हो जाएगी, ये जो इसकी प्रेजेंट एज है. ठीक है, सो ये एज कितनी दी गई है, इट इज़ 16 ईयर मोर देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी. तो ए एंड बी की प्रेजेंट एज यहाँ से कितनी आ जाएगी x+8. सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग प्रेजेंट एज निकाले ए एंड सी की, बिकॉज 4 ईयर्स अगो द सम ऑफ ए एंड सी वॉज 32 ईयर, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 32 + 8, दैट इज ए प्लस सी की प्रेजेंट एज यहाँ पे आ जाएगी, दिस विल बिकम 40 ईयर्स. ठीक है, 32 + 8 ये बन जाएगी 40 ईयर्स. नाउ हमारे पास दो इक्वेशन है कि a प्लस सी की टोटल एज है 40 ईयर्स, एंड उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, a माइनस सी जो है वो यहाँ पे हमको दे रखा है 8 ईयर्स. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2a इज इक्वल्स टू 48, या फिर a की वैल्यू आ जाएगी 24. क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ c. तो किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से a है 24 + c इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 24, दैट इज 16 ईयर्स. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी 16 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज. तो 40 मैन कैन कंप्लीट अ गिवन वर्क, 40 मैन है. ठीक है, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज. तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, दिस विल बी 8 × 32 एंड 3 16, 1920 जितना टोटल वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द टोटल वर्क. एंड अब दे रखा है कि इफ़ 64 मैन स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर x डेज, 64 मैन x डेज बाद काम चालू करते हैं, एंड 32 मैन जॉइंड देम. तो 64 में बाद में 32 ज्वाइन हुए, तो ये कितना होगा, सो इट विल बिकम 64 + 32 दैट इज़ 96. एंड वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 16 2/3 डेज में. इसको मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 48 + 2, दैट इज़ वो अपना वर्क कंप्लीट करते हैं 50/3 डेज में. एंड टोटल वर्क है कितना 1920 जितना. ठीक है, दिस विल बिकम 32 × 5 यहाँ पे करेंगे तो ये 160 हो जाएगा. ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 64x प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 1600 विच विल बी इक्वल टू 1920. सो ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस ये बचेगा 64x इज इक्वल्स टू 320, या फिर अगर यहाँ से x की हम लोग वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी वैल्यू 5. ठीक है, तो 5 डेज हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो द राइट आंसर इज 5 डेज. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द सर्कुलर फील्ड एट ₹10 per meter square इज 3465. सिंस सर्कुलर फील्ड है तो एरिया लेंगे, πr² की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3465, पाई की वैल्यू होती है 22/7. ठीक है, इंटू r² यहाँ पे दे रखा है 3465. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें सो दिस वैल्यू विल बिकम r² इज इक्वल्स टू 3465 × 7 / 22. ठीक है, फिर इसको 11 से कैंसिल कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, 11 3 33, 16 आएगा, 1 इज़ 11 एंड 5. ठीक है, सो 315 ये वैल्यू बन जाएगी 315 × 7/2. नाउ यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फील्ड S इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड C. ठीक है, तो जो टोटल साइड है वो उसके डायमीटर के बराबर है. तो हम लोग रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है. ठीक है, तो हम लोग इसको d/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं.
तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 315 इंटू 7/2 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायमीटर की वैल्यू आएगी 21, ठीक है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो पेरीमीटर जो है वो इसके साइड होगी, ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 84 मीटर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 84 मीटर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 9:11, ठीक है। 4 साल पहले, 4 ईयर अगो जो रेशियो था A:B का, वो यहाँ पे दे रखा है 9:11। 6 ईयर्स हैंस, मतलब इसमें भी 6 साल बाद, इसमें भी 6 साल बाद, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द ए एंड बी क्या बन गया, 7:8, ठीक है। ये बात है 6 ईयर हैंस की। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 साल पहले, एंड यहाँ पे आ रहा है 6 साल बाद की बात है, ठीक है। तो 4 साल पहले मतलब ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड उसके भी 6 साल बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी डिफरेंस जो है वो 2 ईयर का आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 14, ये वैल्यू बन जाएगी 16। एंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। ये जो एज दे रखी है ये हमको दे रखी है आफ्टर 6 ईयर्स, हमको प्रेजेंट एज निकालनी है। ऑल्सो हमें पता है यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 2 ईयर के बराबर है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 2 है, दैट इज 1 की वैल्यू 2 ईयर के बराबर है, तो बी की जो 16 वैल्यू है वो 32 के बराबर होगी। पर ये वैल्यू कब मिल रही है, आफ्टर 6 ईयर्स। एंड हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो वो कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 6, दैट इज 26 ईयर विल बी द राइट आंसर। सो सी इज योर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर इज द सेम, द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 90, ऑन सेलिंग 1 चेयर अ पर्सन गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड ऑन सेलिंग द अनदर अ पर्सन गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 लेके सॉल्व कर लो। मान लो कि कॉस्ट प्राइस किसी एक चेयर की है 100, उसको जब सेल किया तो उस पर प्रॉफिट मिला 12% का, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112। सिमिलरली दूसरी चेयर की भी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो अगर इसकी 100 है तो ये भी 100 हो जाएगी। उसको जब सेल किया तो उस पर प्रॉफिट मिला 18% का, दैट इज जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 118। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 की वैल्यू, डिफरेंस जो है दोनों सेलिंग प्राइस में वो दे रखा है 90। तो 6 की वैल्यू अगर ₹90 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 1 की वैल्यू ऑफ ₹15, बिकॉज 15 6 इज 90। एंड हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर। तो हर एक चेयर 100 रुपये की थी, 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपीज़, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DI बेस्ड। यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ एंड एक टेबुलर चार्ट दे रखा है, जिसके अंदर द बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल दैट लिव इन द 4 डिफरेंट टाउन, ठीक है। तो 4 लोग हैं जो कि अलग अलग टाउन में रहते हैं, मान लो ABCD ये 4 लोग हैं। एंड द टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हुज एजेस आर अबव 40 ईयर्स, ये इनकी एज है अबव 40 ईयर की, एंड आपको बाकी सब कैलकुलेट करना है। सो द बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने रहते हैं, A टाउन के अंदर रहते हैं 240, यस, एंड देन यहाँ पे रहते हैं 280, उसके बाद है 260 एंड देन है 320। फिर टेबल में क्या दे रखा है, वो मेल प्लस फीमेल जिनकी जो एज है वो अबव 40 है, तो वो वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी 50। 240 में से 50 माइनस करेंगे तो हमको मेल प्लस फीमेल मिल जाएगा जिनकी एज लेस देन और इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 190। सिमिलरली ये दे रखा है 70, ये है 110 एंड ये दे रखा है 120। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी 210, देन ये वैल्यू निकल जाएगी 150 एंड ये हो जाएगा 200। नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल हुज एजेस आर बिलो और इक्वल टू 40 ईयर, मतलब ये वाली, फॉर द टाउन A, C एंड D, यानी कि 190 प्लस 150 प्लस 200 इनका एवरेज लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू बन जाएगी 14, यहाँ आ जाएगा 1, सो दिस इज 3 4 5 540 डिवाइड बाई 3 1 इज 3 24, 180 जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल हुज एजेस आर अबव 40 ईयर इन टाउन A एंड B। तो अबव 40 ईयर्स इन टाउन A एंड B कितना हो जाएगा, 120 का रेशियो निकालना है टू दोज ऑफ द मेल एंड द फीमेल हुज एजेस आर बिलो और इक्वल टू 40 ईयर इन टाउन D। तो टाउन D में बिलो 40 ईयर कितना है, 200। तो आपको रेशियो निकालना है 120:200 का, ठीक है। ये हो जाएगा 6:10 का या फिर 3:5 का। सो दिस इज द राइट आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है दैट इफ 40% पॉपुलेशन इन द टाउन बी हुज एजेस इज बिलो और इक्वल टू 40 ईयर आर मेल। पहली बात तो टाउन बी के अंदर ऐसे लोग कितने हैं, 210 है जिनकी एज बिलो 40 ईयर्स है, ठीक है, 210 है। अब अगर हम लोग उसका 40% भी ले लें तो ये क्या होगा, 40% ऑफ 210, तो दिस विल गेट कैंसल, दैट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी 84। तो 84 जो है जो इसके अंदर मेल है वो हो जाएंगे 84 इसके अंदर हो जाएंगे मेल, एंड 210 में से 84 माइनस करोगे तो 126 इसके अंदर आ जाएगी फीमेल। फिर क्या दे रखा है, 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन टाउन डी हुज एजेस आर बिलो और इक्वल टू 40 ईयर्स आर फीमेल। तो टाउन डी कितने हैं, 200 टोटल पीपल है। इन 200 का अगर हम अगेन 40% लें, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 80। तो 80 ऐसी है जो कि फीमेल है, तो 200 माइनस 80 करेंगे तो 120 टाउन डी में ऐसे होंगे जो कि मेल होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल ऑफ द टाउन बी एंड डी। तो फीमेल यहाँ पे कितनी थी, 126, एंड यहाँ पे कितनी है, 80। तो सिंपली उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 46। सो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन टाउन ए हुज एजेस आर बिलो और इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिलो 40 ईयर्स कितनी है, 190, एंड ये है 190, और ये पूछा इट इज़ व्हाट परसेंट लेस एंड मोर देन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन डी। और टाउन डी में कितने हैं मेल एंड फीमेल, तो वो वैल्यू है 200। तो ये इससे कितना लेस है, ये इससे 10 लेस है, एंड ये कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ये 200 से डिक्रीज हो रहा है इंटू 100। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 10/200 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अनदर टाउन ई द टोटल नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल आर 10% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन ए। टाउन ए में टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं, 240। तो टाउन ई में जो है टोटल इसके 10% ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा, 24 और ऐड कर दो तो टोटल हो जाएंगे 264। फिर दे रखा है एंड दोज मेल एंड फीमेल्स हुज एजेस आर अबव 40 ईयर इज 20% मोर देन द मेल एंड फीमेल हुज एजेस आर अबव 40 ईयर इन टाउन सी। तो टाउन सी में जिनकी एज अबव 40 ईयर है वो है 110, एंड ई में उसके 20% ज़्यादा होंगे। तो इसका 20% कितना होगा, 22 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 132। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल इन टाउन ई हुज एजेस आर बिलो और इक्वल टू 40 ईयर। ये टोटल है, ये अबव 40 ईयर है, बिलो निकालना है तो क्या करेंगे, 264 माइनस 132, तो ये बन जाएगा 132। क्लियर। उसके बाद दे रखा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 2 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी is 5:6. The ratio of age of A after 2 year and the present age of A is 5:6, and the ratio of age of A 8 years hence to the ratio of B 6 years hence is equal to 6:7. ये दो इक्वेशन आई है, इनको सॉल्व करना है एंड B की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो आई होप ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। सिंपल दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना है एंड A एंड B की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए की एज आएगी 28 ईयर्स एंड बी की एज आएगी 36 ईयर। यहाँ पे आपको बी की प्रेजेंट एज पूछिए तो सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है रीजनिंग एबिलिटी का। सो क्वांट्स के बाद जो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन होल्ड करते हैं वो है रीजनिंग। मेक श्योर कि जब भी आप पीओ के एग्जाम की रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका पजल ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पजल से ही स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी आप इसके अंदर पजल बनाओगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबाउट द अदर, दे लाइक डिफरेंट कलर्स। उन सबको डिफरेंट कलर पसंद है बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। सो बॉक्स सी इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट द ऑरेंज कलर बॉक्स। मान लो कि यहाँ पे कोई ऑरेंज कलर बॉक्स होगा, इसके सामने कुछ होगा, बॉक्स सी को इसके इमीडिएटली ऊपर रखा गया जिसको ऑरेंज कलर का बॉक्स पसंद है। ठीक है, 2 boxes are kept between the orange color box and the pink color box. तो ऑरेंज कलर बॉक्स एंड पिंक कलर बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये ऑरेंज कलर का बॉक्स था, यहाँ पे सी था, तो 2 boxes are kept between the orange color box and the pink color box, right? फिर only 3 boxes are there between the pink color box and the box E. नाउ सी, अब यहाँ पे टोटल 6 ही बॉक्स है तो ऑब्वियसली ऊपर तो बनेगा नहीं, है ना, पिंक कलर के नीचे ही बनेगा। सो 1, 2 and 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द पिंक कलर बॉक्स एंड द बॉक्स ई, तो उस हिसाब से ई यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे पिंक है, सो 1, 2 and 3 बॉक्सेस आर केप्ट
between the orange. 1, 2 and 3 boxes are kept between the pink color box and the box E. Now यहाँ पे C आ रहा है तो E आ ही नहीं सकता है, तो ये तो पूरी पॉसिबिलिटी ही कैंसिल हो गई. ऑलराइट, एंड अभी यहाँ पे कितने सेट हुए? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, उसके बाद दे रखा है बॉक्स E इज नॉट ब्लू इन कलर. यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आएगा. फिर दे रखा है रेड कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ द पिंक कलर बॉक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर बॉक्स. ठीक है, तो C 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब सेट हो गए. ठीक है, बॉक्स F इज वॉयलेट इन कलर. अब ऐसा जो यहाँ पे F एंड वॉयलेट नहीं आ सकता, यहाँ F एंड वॉयलेट नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता. सो द ओनली कंडीशन लेफ्ट इज कि F यहाँ आएगा और वो वॉयलेट कलर का है. ठीक है, उसके बाद है बॉक्स A इज इमीडिएटली अबाउ बॉक्स B. रिमेंबर यहाँ एंड यहाँ आएंगे, तो बॉक्स A इज इमीडिएटली अबाउ द बॉक्स B. तो A की कंडीशन बचती है कि B यहाँ आएगा एंड A यहाँ आएगा. एंड बॉक्स D इज ऑरेंज इन कलर. सो ये जो D है ये ऑरेंज इन कलर का होगा. E ब्लू नहीं हो सकता तो C ब्लू हो जाएगा. सो सिर्फ एक कलर बचा, वो है ग्रीन, तो E जो है वो ग्रीन हो जाएगा. सो दिस इज योर फाइनल डायग्राम. अब बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर दो. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन A एंड C? तो A एंड C के बीच में कितने बॉक्सेस है? सो इट इज 2. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है C. ये बना देते हैं ABFCDE, ये ऑर्डर रहेगा. A को रेड कलर पसंद है. ठीक है, इसको यहाँ पे पिंक कलर, देन वायलेट, फिर क्या था ब्लू, एंड उसके बाद ऑरेंज एंड ग्रीन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉक्स इज केप्ट एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम? D, या फिर जिसको ऑरेंज पसंद है. विच बॉक्स इज ग्रीन इन कलर? सो वो है E. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ E? तो E के जस्ट ऊपर कौन सा है? D, या फिर द वन हु लाइक ऑरेंज. उसके बाद है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ द बॉक्स F? F के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? सो 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ द बॉक्स F. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सा पजल था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. पॉइंट Q इज 16 मीटर साउथ ऑफ द पॉइंट P. P है उससे 16 मीटर साउथ पे है पॉइंट Q. ठीक है, सो पॉइंट Q इज 16 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट P. पॉइंट R इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q. सो Q से 5 मीटर वेस्ट पे यहाँ आ जाएगा पॉइंट R. ठीक है, फिर क्या दे रखा है? पॉइंट R इज 5 मीटर वेस्ट टू द पॉइंट Q. पॉइंट T इज 25 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट R. T जो है ये T है, ये से 25 मीटर है. ठीक है, ये T है एंड यहाँ तक जो है वो P था, दैट इज ये 16 था, तो ये कितना हो जाएगा? 9. ये वैल्यू है T. उसके बाद दे रखा है पॉइंट V इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T. तो इसके 10 मीटर ईस्ट में यहाँ पे है पॉइंट V एंड पॉइंट J इज 9 मीटर साउथ, और J जो है वो यहाँ पे आएगा 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट V. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट V विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q? Q के रिस्पेक्ट में V कौन सी डायरेक्शन है? तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन A. फिर पूछा गया है इफ W इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट J, अगर यहाँ पे कहीं W होता, एंड टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, मतलब कि अगर ये वैल्यू W है, ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन W एंड T? तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो वो हो जाएगा 9 मीटर का. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट J? पॉइंट J के रिस्पेक्ट में J ये रहा, P कहाँ है, किस डायरेक्शन में है एंड कितने डिस्टेंस पे है? सो ये किस डायरेक्शन में? वेस्ट. एंड ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ तक था 5 मीटर, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया? 5 मीटर. सो द राइट आंसर इज 5 मीटर टूवर्ड दी वेस्ट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है जिसके अराउंड 6 लोग बैठे हैं. ठीक है, इन सच अ वे दैट 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स. यहाँ पे बैठे हैं 3 लोग. फिर दे रखा है आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 3 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड, और 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं. ठीक है, दोज हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनसाइड. ये ऑलरेडी दे रखा है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सब की सब अंदर देख रहे हैं, एंड उसके साथ है दोज हु आर सिटिंग इन द मिडल आर फेसिंग आउटसाइड. तो जो मिडल में बैठे हैं वो सब की सब बाहर देख रहे हैं. ऑलराइट, फिर क्या है? ए सिट एट द कॉर्नर. अब ए किसी कॉर्नर में बैठता है. ठीक है, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. मान लो कि ए यहाँ बैठा है. ठीक है, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. अब एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है. 2 पॉसिबल डायग्राम बन जाएंगे. ठीक है, जो सेंटर में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं एंड जो कॉर्नर में वो अंदर देख रहे हैं.
ना अगर ए किसी कॉर्नर में बैठा है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एम यहाँ आएगा, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एम यहाँ आएगा। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड सी, तो यहाँ से 2 लोग बैठेंगे बिटवीन एम एंड सी, यहाँ से 2 लोग बैठेंगे बिटवीन एम एंड सी, ठीक है। एंड ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी यहाँ पे इसके इमीडिएट, ये इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट है, तो यहाँ पे आएगा ओ। ये अंदर देख रहा है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका होगा इमीडिएट लेफ्ट, दैट इज ओ। सो ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, और इसका इमीडिएट नेबर एन आ रहा है, पर यहाँ पे तो ए है एंड सी है, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, इस केस में एन आ जाएगा। एंड द ओनली वैल्यू लेफ्ट इज क्या क्या थे, ए एम एन सी ओ जी, ए एम एन सी ओ, यहाँ पे आ जाएगा जी, खत्म। ना पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ओ की क्या पोजीशन है, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ओ, ठीक है, तो ये रहा ए, ये रहा ओ, उन चाहे कोई भी साइड से मेजर करो, दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हु इज सिटिंग टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए ये रहा अंदर फेस कर रहा है, इसका सेकेंड राइट, मतलब ये एंड ये, एन इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड परस्यूएड, PERSUADE, ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बोथ इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कैसे करेंगे, P, उसके बाद Q आता है, फिर R, तो एक पेयर बन गया PR, ठीक है, फिर PQRS, S भी एग्जैक्ट जगह है, STUVW ये नहीं होगा, फिर E के बाद F, E के बाद FGHIKL ये नहीं होगा, EFGHIJK ये नहीं होगा, फिर RST यहाँ नहीं आएगा, RS, तो ये बन रहा है एक पेयर, RSTUVW ये नहीं होगा, फिर STUV इधर नहीं हो रहा है, STUV यहाँ नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद ये आएगा U, VWXY, VWX यहाँ नहीं होगा, फिर है ABCDE, AE एक पेयर बन रहा है एंड F, एंड यहाँ पे ABC ये नहीं बन रहा है, फिर आएगा DE एक पेयर बन रहा है, ठीक है, तो 5 तो यहीं हो गए, सो द राइट आंसर विल बी मोर देन 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 78, 9 पीपल आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं बट एग्जाम में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर इस पे आना, ऑलराइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, 2 केसेस बना देते हैं हम लोग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलराइट। So 9 people are sitting in a straight line, some of them are facing north while some of them are facing south. Now the distance between the 2 immediate neighbor is the same. All the given information is not necessarily in the same order. P sits second from the one of the extreme end of the line. ठीक है, P sits second from one of the extreme end of the line. तो P या तो यहाँ बैठेगा या फिर इस तरह से देखेंगे तो P यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद दिया गया है R sit third to the right of the P। नाउ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, R sit third to the right of the P। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे P नॉर्थ देखेगा तभी तो R उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे आएगा, एंड यहाँ पे P डेफिनेटली साउथ देखेगा तभी तो R उसके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे आएगा। अभी हमें R का नहीं पता, ठीक है, यहाँ से R आएगा, पर P पता है कि साउथ देखेगा, इस केस में P पता है कि नॉर्थ देखेगा। फिर 2 पीपल सिट बिटवीन R एंड S, अब यहाँ पे R है, 2 पीपल, यहाँ तो S नहीं आ सकता, 2 पीपल यहाँ पे S आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे R है, इस तरफ तो S नहीं आ सकता, 2 पीपल यहाँ पे S आ जाएगा। U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, अब अगर ये S है तो उसके सेकेंड राइट में, तो अब S नॉर्थ नहीं देख सकता बिकॉज इधर राइट में आ ही नहीं सकता है, तो S साउथ देखेगा तो U उसके सेकेंड राइट में, दैट इज U यहाँ आएगा। सिमिलरली U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, तो इस केस के अंदर S कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा, तभी तो U यहाँ पे आएगा, ऑलराइट। फिर क्या दिया गया है, इमीडिएट नेबर ऑफ U फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये और ये जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। सिमिलरली इस केस में ये और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। उसके बाद दिया गया है T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U, अब T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U, फर्स्ट सेकेंड मतलब नॉर्थ लेंगे तो नहीं होगा, अब U को अगर साउथ ले लेते हैं तो इस केस में T यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर T को अगर साउथ लेंगे तो T इधर तो नहीं आ सकता, ठीक है। U को अगर मैं मान लो साउथ ले लेती हूँ तो उसके सेकेंड राइट में T तो नहीं आ सकता बिकॉज S है,
तो मुझे यहाँ पे U को इस तरह से लेना पड़ेगा। एंड अब अगर U को नॉर्थ फेसिंग किया है तो T उसके सेकेंड राइट में है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा T। ऑलराइट, फिर दे रखा है बोथ U एंड T फेसेस द सेम डायरेक्शन। जो भी U एंड T की है वो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। W इज अ नेबर ऑफ T। नाउ T का नेबर यहाँ पे W आ जाएगा, इधर R है तो यहाँ पे W आ जाएगा। W एंड T फेसेस दी ऑपोजिट डायरेक्शन। U अगर नॉर्थ देख रहा है तो T भी नॉर्थ देखेगा, इसमें U साउथ देख रहा है तो T भी साउथ देखेगा। अब यहाँ पे अगर T नॉर्थ देख रहा है तो W साउथ देखेगा, एंड अगर यहाँ T साउथ देख रहा है तो W नॉर्थ देखेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिया है T एंड W फेसेस दी ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर दे रखा है पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। सो हमें अभी दो फैक्ट पता है कि जो U के इमीडिएट नेबर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, एंड जो स्टार्टिंग एंड एंड में बैठे हैं वो भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। ऑलराइट, फिर दे रखा है Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। जो Q है इट विल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब अगर यहाँ पे हम लोग बनाए, मान लो यहाँ पे V बनाया और उसको अगर साउथ देखा तो Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इधर आएगा एंड ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी थी कि जो इमीडिएट नेबर्स ऑफ U है दे फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट इज अगर ये साउथ देख रहा है तो इसको नॉर्थ देखना था, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे V बनाऊँ तो Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, तो Q की क्या डायरेक्शन होगी, साउथ। क्योंकि साउथ देखेगा तो सेकेंड टू द लेफ्ट Q यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, एंड अब Q साउथ देख रहा है तो ये दोनों एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है तो ये नॉर्थ देखेगा, एंड सिर्फ एक ही बचा है दैट इज X, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑल्सो U के जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, दैट इज जो R है वो नॉर्थ फेसिंग होगा एंड उस केस में जो Q है वो साउथ फेसिंग होगा। X डज नॉट फेस साउथ, तो X यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है। तो दिस इज द फाइनल डायग्राम। ठीक है, नाउ यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन W एंड V। तो ये रहा W एंड ये रहा V, तो इनके बीच में 1 2 3 4 एंड 5 पीपल आर सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन द सर्टेन वे। Q W P V R। Q साउथ है, W साउथ है, P साउथ है, V साउथ है, पर R जो है वो नॉर्थ है, तो R इज द ऑड वन आउट। उसके बाद पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड, कौन कौन है V एंड X, तो इसमें आंसर हो जाएगा VX। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू P। P के रिस्पेक्ट में T की क्या पोजीशन है, सिंस ये साउथ देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ई, सेकेंड टू द राइट। उसके बाद पूछा है हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। हु सिट टू द इमीडिएट, ये साउथ देख रहा है तो इसका इमीडिएट राइट इस तरफ होगा। ठीक है, तो S सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट दे रखा है इन अ सर्टेन कोड टेबल इज कोडेड एज दिस, प्रेज इज कोडेड एज दिस, एंड देन हाउ विल यू कोड द माइनर। टेबल को कोड किया है B U E F एंड M में। ठीक है, सिमिलरली जो प्रेज है उसको कोड किया है S Q D T Z। नाउ जब यहाँ पे आपको दो कोड दे दिए जाते हैं उसी से ही पता चलता है कि इसका जो लॉजिक है वो दोनों से आपको मिला के करना है, बिकॉज सेम से आपको नहीं आइडेंटिफाई होगा। अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाने की भी कोशिश करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, बट अगर आपने इस तरह के जो ये सिंपल कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको आइडिया आएगा। सी ए का जो नेक्स्ट है वो होता है B, वो यहाँ पे दिया है। T के बाद आता है U, वो यहाँ दिया है। सिमिलरली E के बाद आता है F, L के बाद आता है M, यहाँ पे भी चेक कर लो। R के बाद S, P के बाद Q, सिमिलरली S T Y Z, एंड जो सेंटर वाला है उसमें क्या किया है, +3 कर दिया गया है। ठीक है, A +4 कर दिया तो आ गया D। सिमिलरली यहाँ पे B के बाद +3 किया, दैट इज C D E +3, एंड ये भी +3। तो अब हमें क्या करना है, कोड बताना है माइनर का, MINOR का। तो I के बाद आता है J, M के बाद यहाँ पे आ जाएगा N। ठीक है, फिर O के बाद यहाँ पे आ जाएगा P, R के बाद आ जाएगा S, एंड N फिर क्या आएगा O P एंड Q। तो ये जो Q वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन बनेगा JNQS एंड P। ठीक है, JNQSP, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिलॉजिज्म में से। सो इसके अंदर एक स्टेटमेंट गिवन है एंड कंक्लूजन है, तो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है कि ओनली अ फ्यू टीचर्स आर मेल्स।
मतलब क्या होगा, सिर्फ कुछ ही टीचर्स ऐसी है, सिर्फ कुछ ही टीचर, ओनली अ फ्यू टीचर्स आर मेल्स, ठीक है, वो मेल्स है, कुछ ही टीचर ऐसी है जो मेल्स है, एंड अ फ्यू मेल्स आर बॉयज, और कुछ मेल्स ऐसे हैं, ओनली अ फ्यू मेल्स ऐसे हैं जो कि बॉयज है। अब यहाँ पे बोला है कंक्लूजन में है ऑल द टीचर्स बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब हमको क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही टीचर्स मेल हो सकते हैं, सो ऑल टीचर बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ऐसे भी बोल दिया जाता कि ऑल द मेल्स बीइंग बॉयज अ पॉसिबिलिटी, तो वो भी रॉन्ग होता। एंड यहाँ पे क्या क्या है, ऑल टीचर बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, तो टीचर एंड बॉय के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे टीचर्स बॉय हो सकते हैं, सो दिस इज ट्रू। तो इस केस में आंसर होगा ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, राइट। फिर नेक्स्ट दे रखा है ऑल द कार्स आर टॉयज, जितनी भी कार्स है वो सब टॉयज है, सम टॉयज आर लैम्प। अब यहाँ पे दिया है कंक्लूजन में ओनली अ फ्यू कार्स आर लैम्प, ओनली अ फ्यू कार्स आर लैम्प। देखो देख के तो अभी कार और लैम्प के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट अभी कोई रिलेशन नहीं है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दे रखा है सम कार्स आर टॉयज, बट यहाँ पे तो दे रखा है कि ऑल द कार्स आर टॉयज, ठीक है, तो सम नहीं होगा ऑल होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। फिर दे रखा है ऑल द टेलीग्राम्स आर स्टेम्स एंड ऑल द मोबाइल्स आर टेलीग्राम, मतलब इसको ऐसे बना देते हैं, ऑल द मोबाइल्स आर टेलीग्राम एंड ऑल द टेलीग्राम्स आर स्टेम्स। अब पूछा है ओनली अ फ्यू टेलीग्राम्स आर मोबाइल, ओनली अ फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल, पर यहाँ पे देखो ओनली अ फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल अभी तो ट्रू है, लेकिन ऐसा भी हम इसको बना सकते हैं ना कि सारे के सारे टेलीग्राम मोबाइल हो जाए, तो ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सम स्टेम्स आर टेलीग्राम, कुछ स्टेम्स ऐसे हैं, सम स्टेम्स आर टेलीग्राम, ये ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट वाला डेफिनेट ट्रू नहीं होगा, तो इस केस में राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अ फ्यू डक्स आर बर्ड, अ फ्यू डक्स आर बर्ड्स, कुछ डक्स है, अ फ्यू डक्स आर बर्ड्स, ठीक है, एंड ओनली बर्ड्स आर एग्स, सिर्फ जो बर्ड्स है वही एग्स है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे फर्स्ट दिया है ऑल बर्ड्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, जितनी बर्ड्स है वो एग हो सकती है, हाँ पॉसिबिलिटी तो है। फिर दे रखा है ऑल डक्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारी डक्स बर्ड भी हो सकती है, सारी बर्ड्स एग है, सो सारी की सारी जो डक्स है वो एग भी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो इस केस में आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नाउ यहाँ पे 8 पर्सन्स आपको दे रखे हैं और वो 3 जनरेशन से बिलोंग करते हैं, सच दैट यहाँ पे दे रखा है दैट देयर आर 3 फीमेल्स एंड 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 3 यहाँ पे फीमेल्स है एंड 2 मैरिड कपल है फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली। नाउ सी आउट ऑफ 8 पर्सन 3 फीमेल है, सो ऑब्वियसली 5 मेल्स होंगे, ठीक है, एंड 2 मैरिड कपल्स है। फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली ईदर और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, या तो फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली ईदर बोथ, या तो दोनों पेरेंट्स अलाइव है या एक भी नहीं है, ठीक है, तो आपको मतलब कंप्लीट कपल मिलेगा, नहीं तो दोनों नहीं है। अब यहाँ पे दे रखा है चरण सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ गानी, ठीक है, सबसे पहले चरण, फिर यहाँ पे दे रखा है उसकी सिस्टर इन लॉ। अब हमें नहीं पता है, चरण का जेंडर भी नहीं पता है, ठीक है। हरी इज एन अनमैरिड फीमेल, ठीक है, हरी एक फीमेल है बट वो अनमैरिड है। फिर दे रखा है गानीज मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था, चरण सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ गानी, एंड जो भी ये गानी की मदर है, ठीक है, ये जो भी है उनके कोई भी भाई बहन नहीं है, कोई भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है, सो गानी मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। फिर दिया है आरुषि इज द फादर इन लॉ ऑफ फैंसी, ठीक है, कोई फैंसी है, उसकी किसी से शादी हुई होगी तो उसके फादर इन लॉ, दैट इज फैंसी जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली फीमेल होगी बिकॉज इसकी किसी से शादी हुई है, तो ए जो है वो इसके फादर इन लॉ बने। अब रिमेंबर यहाँ पे आपको नाम से नहीं सॉल्व करना है, आरुषि आपको देख के एक फीमेल नाम लग रहा होगा बट एक्चुअली ये एक मेल पर्सन है, ठीक है, फादर इन लॉ है। सिमिलरली यहाँ पे हरी देख के आपको एक मेल पर्सन का नाम लग रहा होगा बट इट्स एन अनमैरिड फीमेल, तो आपको नाम के साथ नहीं जाना है, रादर जो जेंडर डिफाइन है उसके साथ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। सो आरुषि इज द फादर इन लॉ ऑफ फैंसी who is the mother of 2 children and बबली जो है, बबली is the grandmother of घानी, तो बबली की डेफिनेटली इसके साथ शादी हुई होगी। why? because अगर हम इसको घानी बनाते हैं, ठीक है, तो घानी यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे दे रखा है कि बबली इज द ग्रैंडमदर ऑफ घानी हु इज नेफ्यू ऑफ दिनकर, दैट इज घानी जो है वो यहाँ पे मेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घानी की मदर एफ थी, एफ के कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है, एफ के कोई सिबलिंग नहीं है,
तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या दिया था कि जो चरण की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे होगी F। तो अगर हम लोग अगेन स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे क्या दिया है, चरण सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ गानी, तो ये चरण की सिस्टर इन लॉ है एंड शी इज द मदर ऑफ गानी। हरी इज एन अनमैरिड फीमेल, तो ये एक कपल हो गया, ठीक है, एंड हरी इज एन अनमैरिड फीमेल, यानी कि हरी यहाँ पे इसकी सिस्टर होगी बिकॉज शी इज एन अनमैरिड फीमेल। फिर दे रखा है गानीज मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो इनके कोई सिबलिंग नहीं होगा, ठीक है, तो इसका एक हस्बैंड होगा, उसको हम ई या डी कुछ भी मान सकते हैं, बट ई इसलिए माना क्योंकि लास्ट में दे रखा है गानी इज द नेफ्यू ऑफ दिनकर, दैट इज यहाँ पे इसका एक भाई होगा दिनकर, तो गानी इसका नेफ्यू होगा। सो दिस इज द कंप्लीट ब्लड रिलेशन डायग्राम, जहाँ पे ए एंड बी एक कपल है, ई एंड एफ एक कपल है, जो 3 फीमेल्स है वो बी एफ एंड एच है, एंड जो 5 मेल है वो ए डी सी ई एंड जी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज हरी रिलेटेड टू आरुषि, तो हरी यहाँ पे आरुषि से किस तरह रिलेटेड है, सो द राइट आंसर इज ग्रैंड डॉटर, ठीक है, हरी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आरुषि। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है हाउ इज दिनकर रिलेटेड टू हरी, तो दिनकर हरी के क्या हो गए, अंकल, ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। उसके बाद पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज आरुषि हैव, ये आरुषि है तो उसके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, सो द राइट आंसर इज 3, ठीक है, 3 चिल्ड्रन है, डी सी एंड ई की शादी एफ के साथ हुई थी। उसके बाद पूछा है इफ वानी इज दिनकर्स डॉटर, ठीक है, यहाँ पे एक नया रिलेशन दे दिया कि अगर कोई वानी है जो कि दिनकर की डॉटर है, देन हाउ इज फैंसी रिलेटेड टू वानी, तो ये जो फैंसी है उसका वानी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो इस केस में आंसर होगा कि वो इसकी आंट होगी, ठीक है। सो दीज आर दी क्वेश्चन दैट वर रिलेटेड फ्रॉम द ब्लड रिलेशन पजल। उसके बाद एक और पजल दी गई है PQRST वी लिव ऑन द डिफरेंट फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग हैविंग द 6th फ्लोर नंबर 1 to 6, द ग्राउंड नंबर फ्लोर इज 1 एंड द फ्लोर इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट नंबर ऑफ फ्लोर इज 6। रिमेंबर, इसको आप सेंटर में बनाओगे हमेशा, ठीक है, ताकि आप आर पार 2 पॉसिबल केसेस लिख सको। तो आपने 6 फ्लोर्स बनाए। नाउ Q लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, तो Q या तो 2 पे हो सकता है, एक केस हम बनाते हैं कि 4 पे होगा, या फिर एक केस बनाते हैं कि Q 6 पे होगा, ठीक है, 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। Q लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। उसके बाद दे रखा है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द Q एंड द V लिव, तो इनके बीच में 2 लोग रहेंगे, तो इस केस में V यहाँ आएगा, 2 लोग रहेंगे तो इस केस में V यहाँ आएगा। 4 पे है तो अब इसमें 2 केसेस बनेंगे कि या तो फिर इसमें V यहाँ आ सकता है या फिर एक केस बनेगा जिसमें V यहाँ भी आ सकता है। उसके बाद दे रखा है S लिव्स ऑन एन फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द फ्लोर ऑन विच द R लिव, ठीक है, S लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द फ्लोर ऑन विच द R लिव एंड S डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, तो S ऑड पे नहीं आएगा, मतलब कि अगर हम R को 4 पे ले तो S 5 पे नहीं आ सकता, एंड एक केस यहाँ पे ये बन सकता है कि अगर हम R को 1 पे ले तो S 2 पे आ सकता है। सिमिलरली इसके अंदर S ऑड पे नहीं आएगा, दैट इज इसके अंदर हम एक केस लिख सकते हैं कि R को अगर हम लोग 3 पे ले तो S 4 पे आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग V को नीचे बनाते हैं तो R 2 पे आएगा तो S 3 पे नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो केस नहीं होगा। एंड V को अगर हम लोग ऊपर लेते हैं, ठीक है, V को अगर हम लोग ऊपर लेते हैं तो एक केस बनेगा, मान लो इसमें V ऊपर है तो यहाँ एक केस बनेगा कि R 1 पे है तो इसमें S 2 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, S डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, P डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच द T लिव्स, तो T के ऊपर और नीचे जो है वो P नहीं रहता है। तो अगर आप ये वाली कंडीशन देखोगे तो इसमें T और P साथ ही आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। ये वाली कंडीशन भी अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन बन सकता है कि T या P में से कोई यहाँ आया तो P एंड T यहाँ आ सकता है, ठीक है। फिर दे रखा है P डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, दैट इज ऑन द फ्लोर नंबर 1 पे नहीं रहेगा। एंड एक केस ये है कि अगर P 1 पे नहीं रहेगा तो दैट इज P यहाँ आ सकता है एंड उस केस के अंदर T यहाँ आएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है। अब बाकी अगर आप इसको फिर से चेक करोगे तो इसके अंदर C केसेस एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या बोला है, Q लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, Q 4 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन Q एंड V। रिमेंबर 2 पर्सन लिव्स एंड यहाँ पे 1 ही रह रहे हैं, 2 नहीं रह रहे हैं, तो ये भी केस एलिमिनेट हो जाएगा। सो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट, थोड़ा सा इसको नीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्लोर है, 6 पे P आएगा, यहाँ पे V, ये हो जाएगा S, ये होगा R, ये होगा Q, ये होगा T, सिर्फ यही केस बचेगा, ठीक है। ये वाला केस शुरू से ही एलिमिनेट था, ओके, बिकॉज Q एंड V के बीच में 2 पर्सन्स आने चाहिए, तो ये ड्रॉ नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।
अब यहाँ पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर Q एंड V, तो Q एंड V के बीच में कौन कौन रहते हैं, R एंड S। फिर पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर नंबर 5, दैट इज V। उसके बाद क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज T लिव, T कहाँ पे रहता है, ऑन द फ्लोर नंबर 1। एंड है हाउ मैनी पीपल लिव ऑन द फ्लोर अबाउ द फ्लोर ऑन विच द P लिव्स, तो P के ऊपर कितने लोग रहते हैं, तो एक भी नहीं रहता है, तो इस केस के अंदर आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, आपको इसको देखना है। एंड हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन दी अबाउ अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि AEIOU के अलावा लेटर्स जो होते हैं, दैट इज वॉवल के अलावा जो लेटर्स होते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबाउ अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल, जिसके तुरंत बाद एक वॉवल हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, पर उससे पहले नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो NC एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवल नहीं है, N एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवल है और पहले नंबर नहीं है, तो एक तो बन गया SNE। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है जिसके बाद में वॉवल है और पहले नंबर नहीं है। फिर R एक कॉन्सोनेंट है पर उसके बाद वॉवल नहीं है, F एक कॉन्सोनेंट है पर उसके बाद वॉवल नहीं है। सिमिलरली G एक कॉन्सोनेंट है जिसके बाद में यहाँ पे वॉवल है एंड पहले नंबर नहीं है, एक सिंबल है। ठीक है, फिर H के बाद वॉवल नहीं है, F के बाद वॉवल नहीं है, L के बाद वॉवल नहीं है, A तो वॉवल ही है, B के बाद वॉवल नहीं है, दैट इज यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही नंबर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B, दैट इज 2। अब पूछा गया है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन दी अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो उसके पहले वॉवल आएगा, ठीक है, या फिर उसके बाद में सिंबल आएगा। तो N एक कॉन्सोनेंट है जिसके पहले ना तो वॉवल आ रहा है ना बाद में सिंबल आ रहा है। ठीक है, फिर कॉन्सोनेंट हमको देखने हैं। F एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके पहले F एक ना तो पहले वॉवल आ रहा है ना बाद में सिंबल आ रहा है। ठीक है, पहले वॉवल एंड बाद में सिंबल। तो C सबसे पहले तो एक है Y एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके बाद में सिंबल आ रहा है। ठीक है, फिर पहले वॉवल एंड बाद में सिंबल, तो H भी हम ले सकते हैं क्योंकि उसके बाद में भी एक सिंबल आ रहा है। फिर जी I से पहले वॉवल चाहिए एंड बाद में सिंबल। ठीक है, तो I जो है उसके बाद में सिंबल आ रहा है डॉलर का। तो ये 3 ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके बाद में सिंबल आ रहा है एंड पहले वॉवल, मतलब कोई एक चीज हो रही है, तो इस केस में राइट आंसर होगा D। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब सेम पोजीशन होती है, दैट इज लेफ्ट एंड लेफ्ट होता है, तो हम माइनस कर देते हैं। तो 16 - 8 इज 8 एंड हमें कहाँ से 8th वैल्यू निकालनी है, जो कॉमन है दैट इज लेफ्ट से। सो हमें 8th फ्रॉम लेफ्ट निकालना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जो 9 है वो इसके अंदर राइट आंसर है। ठीक है, सो ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डीकेज। ठीक है, DECAYS एज इन दी इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो देखो D के बाद E आता है तो एक पेयर बन गया DE। ठीक है, उसके बाद DEFGHI ये नहीं होगा, फिर EFGHI ये भी नहीं होगा, CDE ये भी नहीं हो रहा है, ABCD तो A एंड D एक पेयर बन गया, BC यहाँ नहीं बनेगा, Y से ये कुछ भी नहीं बनेंगे, STUVW ये भी कुछ नहीं बनेंगे। सो 2 पेयर्स इसके अंदर बन रहे हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन B, दैट इज 2। एंड देन दे रखा है इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास द पोजिशन ऑफ एंड्रयू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 32। लेफ्ट से अगर 32 पे देखे तो यहाँ पे एंड्रयू बैठा है। ठीक है, एंड द पोजिशन ऑफ एंड्रयू फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 41 एंड इसकी पोजिशन अगर यहाँ से देखे तो वो है 41। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, C एंड्रयू की पोजिशन लेफ्ट से है 32 एंड अगर राइट से देखे तो है 41। अब हमने दोनों टाइम एंड्रयू को काउंट कर लिया, 32 में भी इसको काउंट किया, 41 में भी इसको काउंट किया, पर ये तो एक ही पर्सन है, मतलब हमें एक वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा 373 - 1। सो टोटल 72 स्टूडेंट इस रो में बैठे हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन B, दैट इज 72।
तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि रीजनिंग के अंदर पूछे गए थे। रीजनिंग का पेपर इजी होता है बट लेंदी होता है, तो अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर रियली इजी टू सॉल्व। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पेपर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द चैट सेक्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।